नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं किया। हालांकि कांग्रेस राज्य में आपके साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है। हरियाणा में लगभग सभी राजनीतिक दल वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सभी दल मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे का इंतजार हो रहा है। पहले आप की स्थिति, चर्चा आज इसी पर। चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, और वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। स्वागत है आप तीनों का। चर्चा से पहले रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान छठे चरण में यानी 25 मई को होने के कारण सियासी पार्टियों को अपनी कारगर रणनीति बनाने और सोच विचार करने और उम्मीदवार फाइनल करके इसका ऐलान करने का वक्त मिल गया है। तारीखें आने से 2 दिन पहले बीजेपी अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। अब 4 में वो भी इसलिए टाइम ले रही है क्योंकि चारों ऐसी सीटें हैं जहां बहुत सोच विचार जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस भी टाइम ले रही है। यही स्थिति जेजेपी और आईएनएलडी की है, यानी वेट एंड वॉच, पहले तुम। बात करें तो कांग्रेस पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। हम अपने सही समय पे करेंगे। हमें एक आचार संहिता लगने के का तो कोई कंडीशन नहीं है। चुनाव में तो लिस्ट नामांकन के एक दिन पहले भी आ सकती है। तो कांग्रेस पार्टी सही समय पे सही उम्मीदवार मैदान में उतारे। गौरतलब है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, बीजेपी अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 4 भी जल्द होने की उम्मीद है। शायद वो कांग्रेस का इंतजार कर रही है। दरअसल कांग्रेस की कमजोरी और ठोस उम्मीदवारों का टोटा इसलिए भी है क्योंकि पार्टी ने अपनी सेकंड लीडरशिप पर ध्यान नहीं दिया, जबकि बीजेपी ऐसा करती ही नहीं रही। उसने छोटे पदों पर अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार भी दिया है और बड़े पद दिए। एक वक्त में कांग्रेस के पास प्रदेश में पंजाबी नेताओं की मजबूत कड़ी और लीडरशिप थी, सिखों की भी थी, पर सेकंड लीडरशिप डेवलप ना करने के कारण और इसी गलती से मजबूत उम्मीदवारों का कांग्रेस टोटा झेल रही है। खैर, लगता है जेजेपी का पूरा ध्यान अब विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए वो पूरी 10 लोकसभा सीटें लड़ने के बजाय अपना प्रभाव रखने वाली कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़े। आईएनएलडी भी शायद पूरी ना लड़े क्योंकि विधानसभा की लड़ाई इनके लिए भी इससे बड़ी है। चलिए देखिए, वेट एंड वॉच का भी समय तो खत्म होता ही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, मैदान सज चुका है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों को सामने रख दिया, ऐलान नाम का कर दिया, लेकिन 4 का ऐलान कब होगा और क्यों देरी हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा में है, लेकिन अभी भी 10 की 10 सीटों पर नाम का ऐलान होना बाकी है। इन्हीं पार्टियों को देखकर इनेलो और जेजेपी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, ऐसा लगता है, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति मालूम पड़ रही है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, सभी की नजरें इसी पर है, इसी से आकलन होगा कौन कितना मजबूत है और किस नेता का जनाधार कितना मजबूत है और हार जीत किस तरीके से किस तरफ करवट बैठेगा ऊंट। लेकिन उन सबसे जरूरी सवाल यह कि बीजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, 4 बज गई हैं। अब कितना मंथन चलेगा इन पर? और देखिए पंकज, बीजेपी के बारे में कहे तो बीजेपी 2014 और 2019 जो पिछले दोनों चुनाव हुए, विधानसभा हरियाणा और लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी अभी तक लीड लेती रही है। जब से बीजेपी ने सक्रिय तौर पर राजनीति शुरू की है, तैयारियों में, बैठकें करने में, सब लोगों को इन्वॉल्व करने में, उनको ड्यूटी सौंपने में, संकल्प दिलाने में और लक्ष्य साधने, हर तरह की ट्रेनिंग बीजेपी ने दी है। लेकिन बीजेपी ने अभी भी लीड ली थी। देखिए, चुनाव तारीखें जो घोषित हुई थी
उससे 2 दिन पहले 6 कैंडिडेट की घोषणा बीजेपी ने कर दी थी। 4 अभी प्रोसेस में थी, वो इसलिए कि वहां थोड़ा सा सोच विचार की जरूरत है। तो बीजेपी ने लीड इस बार भी लिया, तैयारियों में नहीं, उम्मीदवार घोषित करने में भी। लेकिन कांग्रेस को दरअसल टाइम इसलिए लग रहा है, 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है, और पिछली बार मेरे को याद है 2019 के जो चुनाव थे तब भी हरियाणा के छठे चरण में हुए थे, तब 12 मई का दिन था। तो अब समय मिल गया है, कांग्रेस को ज्यादा समय मिला है, क्योंकि कांग्रेस तैयारियों में पीछे है। उम्मीदवारों का थोड़ा सा मजबूत उम्मीदवार उतारने और उनका फैसला लेने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा है कि उनको समय मिल गया तैयारी का, क्योंकि नॉमिनेशन जो है वो 29 अप्रैल से है, तो अभी 1 महीने से ज्यादा समय, 1 महीना 10 दिन है। अगर अब कांग्रेस से टाइम ले रही है तो बीजेपी भी अपनी बकाया 4 सीटों पर टाइम ले रही है, सोच विचार करिए कि जो गणित को बिठा रही है, ऐसा करें तो कैसा होगा, कैसा ऐसे करें तो क्या हो सकता है, तमाम तरह की चर्चा मंथन चल रहा है। कांग्रेस अब थोड़ा सा, हालांकि 19 तारीख कल है, 19 को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, देर रात तक बैठक चलेगी। हो सकता है कुछ उम्मीदवारों का, या 10 के 10 जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, 10 के 10 कैंडिडेट का ऐलान भी कल फैसला हो सकता है, जो कल बड़ी बैठक होगी, लेकिन रात तक चलेगी, शाम को शुरू होगी। 20 तारीख की सुबह या 19 की देर रात तक कुछ उम्मीदवार या पूरे उम्मीदवार भी घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी थोड़ा सा इंतजार करी है। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के बारे में अब नवीनतम सूचना यह है कि जेजेपी का ज्यादा ध्यान अब विधानसभा चुनाव की तरफ है, क्योंकि उनको लोकसभा में ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा, जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होता लग रहा है। तो जेजेपी शायद 3-4 सीटों पर या इससे भी कम पर लड़े। उन्होंने अपना पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर फोकस कर दिया है कि विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। इनेलो की जहां तक बात है, अभय चौटाला जो आज इकलौते विधायक है, बड़े नेता है पार्टी के और जुझारू नेता है, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि कुरुक्षेत्र से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी 9 सीटें हैं, तो जेजेपी और इनेलो मेरे को लगता है पूरी सीटें ना लड़े, लेकिन बीजेपी को 4 सीटें बकाया घोषित करी और कांग्रेस के पास 10। कांग्रेस के पास दिक्कत यह है कि मजबूत उम्मीदवार उनको नजर नहीं आ रहे। जो जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, परिस्थितियां किस तरह की है, कांग्रेस की दुविधा की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तब भी उनको उम्मीदवार तो खड़े करने और पूरा सोच विचार करें, और शायद बीजेपी भी अभी 1-2 दिन और लगाएगी। अगले 2-3 दिन 4 दिन में मेरे को लगता है कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। वोटर के लिए भी, आम जन के लिए भी आसान होता है, अगर उनके सामने उनका उम्मीदवार होता है तो वो भी उसका आकलन कर सकते हैं, जिस हिसाब से सियासी दल करते हैं अपने अपने वोटर्स को लेकर कि कहां पर फायदा कहां पर नुकसान है। और ऐसे में उम्मीदवार जितना जल्दी आए उतना परखना आम जन के लिए भी अच्छा रहता है, जरूरी हो जाता है। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। जिन 4 सीटों का जिक्र अभी रह गया, बीजेपी के चश्मे से देखें तो 4 सीटें, इन सीटों पर घमासान ज्यादा है, ये हम समझ लें, क्योंकि 6 सीटें बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल जोन में वो है, उनकी पार्टी है, उनके उम्मीदवार हैं, और ये 4 पर कहीं ना कहीं 19-20 का फासला या मुकाबला कड़ा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये तो आप मानकर चलिए कि जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित नहीं किए गए, वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। और आज की अगर परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो जातीय इक्वेशंस को भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी सेट करने की अपनी कोशिशें कर रही है। दरअसल हरियाणा प्रदेश में 2 लोकसभा क्षेत्रों में जाट उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला पार्टी की तरफ से किया गया था। भिवानी लोकसभा क्षेत्र में एक टिकट जो है धर्मवीर सिंह को दी जा चुकी है, लेकिन दूसरा जो टिकट है वो कहां से दिया जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि सोनीपत या रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई भी जिताऊ जाट कैंडिडेट उन्हें मिल जाए, लेकिन अब तक ये तलाश पूरी नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी ना तो सोनीपत में और ना ही यहां पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई जिताऊ जाट कैंडिडेट हासिल कर पाई है। तो ऐसे में हिसार लोकसभा क्षेत्र यहां पे जो है जाट उम्मीदवार उतारा जा सकता है, तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। अब अगर रोहतक सोनीपत में कोई जाट कैंडिडेट, जिताऊ जाट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है, तो फिर हिसार जो सीट है वो फिर गैर जाट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पर रणबीर गंगवा को यह टिकट मिल सकता है। पूरी संभावना इस बात की बनी हुई है। तो जाट और गैर जाट के इक्वेशन को सेट करने के लिए भी इन तमाम जो सीटों के उम्मीदवारों के नाम है वो बकाया रखे गए थे। फिलहाल तो रोहतक, सोनीपत और हिसार से इस इक्वेशन को सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जाट होगा तो दूसरी तरफ गैर जाट होगा, ये भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और
दूसरा जो फैक्टर जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि रिस्की है क्या, बिल्कुल ये 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद रिस्की माने जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर जाट वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और जाट वोटर्स की संख्या की बात अकेले नहीं है, कांग्रेस का प्रभाव भी इन सीटों पर अच्छा खासा माना जा रहा है। तो देखना ही होगा कि कांग्रेस कहीं उम्मीदवारों के चयन में गलती तो नहीं कर देगी। अगर उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस पार्टी ने गलती की तो फिर एक तरीके से कांग्रेस मैदान से बाहर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जीत का परचम लहराने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक कांग्रेस पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का चयन, जिताऊ उम्मीदवारों का चयन पार्टी बड़ा जो है सोच परख कर करेगी। तो ऐसे में अगर सही उम्मीदवार लोकसभा के कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया तो फिर बेहद दिलचस्प मुकाबला इन सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। वीरेंद्र सोनी जी, क्या आपको भी ये लगता है, जो सवाल हमने किया कि 6 सीटें आपको ये लग रही हैं कि यहां पर उस तरह का माहौल नहीं है, उस तरह की टक्कर नहीं मिलने वाली, लेकिन जो 4 सीटें हैं वहां पर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कभी जीत इधर जा सकती है या फिर इधर भी हो सकती है, इसीलिए इन 4 सीटों पर फूक फूक कर बीजेपी कदम रख रही है। कांग्रेस के नजरिए से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उम्मीदवार क्यों नहीं चेहरा दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं जमीन पर उम्मीदवारों को ला रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप अपनी तैयारी को और मुकम्मल तरीके से बता पाए, दिखा पाए, जनता के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंच पाए, आपको आसानी होगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस में जो संगठन के स्तर पर तैयारी होनी चाहिए थी, जो सर्वे पहले हो जाने चाहिए थे, जो उम्मीदवारों की चर्चा पहले हो जानी चाहिए थे, वो अब तक नहीं हुई जी। और अब तो 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, तो इसके लिए पर्याप्त अवसर है और कांग्रेस भी सर्वे करवा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी करवा रही है। जहां देखते हैं कि कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है और जहां तक करनाल की बात है, देखिए करनाल में भी शरद पवार की कांग्रेस जो है एनसीपी, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर से एक अपनी सीट पर दावा जता रही है। अब ये देखना है कि मुझे तो हालांकि ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो है इस सीट पर अपना दावा छोड़ेगी। हालांकि जो वीरेंद्र मराठा है काफी आशान्वित हैं कि वो सीट वो ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी को एक सीट दे चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस एक और सीट देने की स्थिति में होगी। तो इस तरह बाकी जो सीटें हैं, देखिए कांग्रेस के लिए स्थिति ज्यादा विकट है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ ही नहीं है, कांग्रेस चाहे 1 या 2 सीट भी जीत सकती है तो उसके लिए बहुत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी और इस बार एक परिवर्तन भी है। परिवर्तन करनाल का है, सबसे बड़ा परिवर्तन है। और करनाल में मनोहर लाल जी को भी चुनाव जीतना है और नयाब सैनी को। हालांकि उनकी उम्मीदवारी, नयाब सैनी की उम्मीदवारी की घोषणा तो अभी औपचारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन ये तय है क्योंकि वो सीट उनके लिए खाली की थी और ये मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा जोखिम लिया है। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने इस चीज की जो इस्तीफा विधानसभा में दिया, इसकी भनक मैंने नयाब सिंह सैनी को भी नहीं लगने दी। अब ये रणनीति उनकी क्या कैसे कारगर रहती है, हालांकि बिना उसके भी वो जो है चुनाव लड़े भी कुछ समय तक रह सकते हैं, 6 महीने का कार्यकाल होता है। तो इस समय ये स्थिति क्यों आई, ये नौबत कैसे आई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मनोहर लाल जी जानते हैं, क्योंकि मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी, ये उनका व्यक्तिगत फैसला था इस्तीफा देने का। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र में भी समस्या है। ये समस्या अगर कांग्रेस के लिए समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इन 4 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों का चयन जो है इतना सरल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है। और देखिए पार्टी में गुटबाजी भी है। देखिए हिसार में मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वो रणवीर गंगवा को चाहते हैं और पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो कैप्टन अभिमन्यु को चाहते हैं। अब देखो, कैप्टन अभिमन्यु की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उनको तो चुनाव लड़ाना ही लड़ाना है, लेकिन उनकी रुचि हिसार में है। अब देखते हैं अंतिम समय में हाईकमान क्या फैसला करता है। तो इसलिए हालांकि ये सोनीपत सीट जो है अग्रवाल समाज से कविता जैन को भी देने की बात चल रही है। क्या वहां जाट प्रत्याशी आता है, ब्राह्मण प्रत्याशी आता है या अग्रवाल समाज का? तो ये सब बातें जातीय समीकरण के आधार पर निर्धारित होने वाली हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी भी वैसे ही फंसी हुई है, वो उम्मीदवारों के चयन में भी इतनी सहजता अनुभव नहीं कर रही। और ये देखिए अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला नहीं हुआ, वो अलग है, प्रदेश अध्यक्ष का फैसला भी लटका हुआ है जी। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हरियाणा प्रवास पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मामला भी उठेगा। मंत्रिमंडल विस्तार का भी मामला अटका हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं बन रही, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई है जैसे कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर दबाव में है। देवेंद्र, ये दबाव एकाएक आया है क्या? ये इसलिए क्योंकि बीच में ऐसा लगा पहले सत्ता विरोधी लहर का जिक्र बार बार हो रहा था, कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है, हरियाणा में ये कहा जा रहा था, लेकिन अचानक से माहौल ऐसा बना कि बीजेपी फिर से दिखाई दिया और होने लगा। लेकिन जब से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है तब से एक अलग तरह का दबाव बीजेपी के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सब देख पा रहे हैं, ये हमें ही लग रहा है। नहीं पंकज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो और मैं भी शायद ये मानता हूं
कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से थोड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। आज सुबह की बात है, जब हम लोग घूमते हैं तो एक व्यक्ति ने मतलब उस तरीके से तंज कसते हुए कहा कि हमने अपना काम कर दिया, मतलब मुख्यमंत्री को बदलने की तरफ उसका इशारा था। एक वर्ग विशेष के लोग इसको अपनी जीत के तौर पर माने। आज मतलब आज की बात है, तो उनको ये लगता है कि जो हमारा जो डर था बीजेपी को, अब वो हमने तो कर दिया, लेकिन वो डर अब और बढ़ेगा। तो ये जो चीज है, अचानक एंड टाइम पे मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, हालांकि मुख्यमंत्री अच्छा काम भी कर रहे थे, उनकी तारीफ केंद्र सरकार भी कर रही है, और हरियाणा में जैसे परिवार पहचान पत्र है, कुछ और योजनाएं हैं और उनकी तारीफ हुई है केंद्र में। शायद केंद्र सरकार भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहती है, और एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब लोग सन्न रह गए? शायद वो कोई लॉन्ग पेंडिंग फैसला था जो चला आ रहा था, लेकिन सीएम चेहरे को बदलने की इस कवायद को, जो तो अब हो ही चुका है, वो तो कुछ लोग इसको अपनी जीत माने हैं। वो ये माने कि बीजेपी दबाव में है और बीजेपी डरी हुई है। लेकिन मेरे को लगता है कि अब जो सीएम की बदलना था वो हो गया, लेकिन अभी कांग्रेस या वो लोग जो थोड़ा सा बीजेपी को लेकर थोड़ा सा खिन्न या नाराज नजर आते हैं, उन लोगों को संभावनाएं नजर आ रही है कि ये चुनाव हमारे लिए मौका है। तो इस तरह की परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव जैसा हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां जिनका सीधा सीधा मुकाबला है। मजबूत अभी भी बीजेपी है, तैयारियों के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, संसाधनों के लिहाज से, और जिस तरीके की राजनीति हो रही है उस तरीके से तो मैं ये मानूंगा कि बीजेपी अभी भी 21 है। लेकिन जब चुनाव होता है, हालांकि अभी 1-1.5 महीना पड़ा है, जब मतदान होगा कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ ऐसे कारण भी रहेंगे जिससे उठापटक भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी अभी आगे होते हुए मैं ये मानूंगा कि कांग्रेस उसके पीछे पीछे है। बीजेपी तक पहुंच पाती है या बीजेपी से आगे निकलती है, समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव इस बार मेरे को लगता है दिलचस्प होने हैं। महेश, यही सवाल आपसे भी है, चेहरा बदलना, लेकिन एक सवाल का जिक्र वीरेंद्र जी ने किया कि दोहरी चुनौती करनाल में। एक तरफ मुख्यमंत्री आपने सैनी को बनाया तो उनको चुनाव लड़ना है, वहां पर अच्छा परफॉर्म करना, करनाल की सीट बदल दी गई, वो दूसरी सीट मनोहर लाल वहां से उम्मीदवार होंगे। तीसरी चुनौती वो भी है कि कुरुक्षेत्र में भी आपको नायब सिंह सैनी का विकल्प देना होगा जनता को, इसलिए आप अच्छा परफॉर्म वहां पर कर पाएंगे। दूसरी चीज ये कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जेजेपी का उभार हुआ, विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मिली। ये 10 में वो लोग शामिल थे जो बड़ी पार्टियों से छिटक कर आए और उनका अच्छी पकड़ जनता के बीच में थी, उनको टिकट दिया तो जीत गए। क्या ये छोटी पार्टियां भी ऐसे मौके की तलाश कर रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनावों के लिहाज से तो इन छोटी पार्टियों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका अपना वजूद ना के बराबर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर कोई अच्छा उम्मीदवार इन्हें मिल भी गया तो उन उम्मीदवारों में उतनी क्षमता नहीं होगी कि वो लोकसभा का चुनाव जीत सके। हो सकता है कि बेहद कम जो वोट्स उन्हें मिलने वाले थे उससे जो वोट शेयर है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आए, ये संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि इन जो क्षेत्रीय दलों की बात आप कर रहे हो या दूसरे दलों से छिटक कर कोई उम्मीदवार है, उसे अगर अपनी पार्टी का टिकट देते हैं तो वो जीत की मंजिल तक पहुंच जाए। इतना लंबा सफर तय क्षेत्रीय दल नहीं कर पाएंगे। जिक्र यहां पर चल रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से क्या हुआ, नफा नुकसान क्या हुआ। दरअसल ये वो परिस्थिति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की खुशी का कारण यह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो मनोहर लाल के चेहरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ती नजर आ रही थी, और चूंकि मुझे लगता है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सर्वे रिपोर्ट में ये पूछा गया होगा कि क्या अगले मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल का आपको पसंद है, नापसंद है, तो नापसंद का जो टिक है, नापसंद का जो ऑप्शन है वो ज्यादा लोगों ने चुना होगा। शायद यही वजह रही होगी कि मनोहर लाल को बदलकर यहां पर दूसरा चेहरा सामने लाने की जरूरत आई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म होगी, ओबीसी वोट्स की जो संख्या वो बढ़ती जाएगी, इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील होगा, और तीनों ही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा सकती हैं। अब यहां पर जिक्र करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर खुश क्यों है। अगर
तीनों परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के फेवर की बनती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेसी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, पार्टी के लोगों की खुशी का कारण क्या है? दरअसल कांग्रेस पार्टी के लोग इसलिए खुश हैं कि हरियाणा में एक विचारधारा जो है देखने को मिल रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता, मोदी कभी हारेंगे नहीं और खट्टर को कभी हटाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो ये विचारधारा पर यकीन करता था, वो ये मानकर चलता था कि मोदी चुनाव हार नहीं सकते और जो है केंद्र से मोदी हटेगा नहीं और मनोहर लाल को कुर्सी से हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मोदी के सबसे पसंदीदा हैं। अब चूंकि मोदी को के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल को कुर्सी से हटाया जा चुका है और चुनाव से ठीक पहले हटाया गया है, अब ये तमाम लोग ये भी कहने लगे हैं कि अगर खट्टर को हटाया जा सकता है तो फिर बीजेपी को हराया भी जा सकता है और मोदी की कुर्सी भी बदली जा सकती है, यानी मोदी को भी केंद्र की सत्ता से बाहर किया जा सकता है। वो जो विचारधारा जो पहले से स्थापित हो चुकी थी टूटती हुई नजर आ रही है और इसी विचारधारा का टूटना यहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने लिए बेहद फायदे का सौदा नजर आ रहा है, उन्हें अपने लिए विकल्प और संभावनाएं नजर आ रही हैं। वीरेंद्र जी, इन संभावनाओं पर एक सवाल आपसे भी, और साथ ही साथ जो 4 सीटें खासकर जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार आने हैं, इन सीटों पर चुनौती के तौर पर और उन संभावित नामों के तौर पर क्या कोई जानकारी साझा कर सकते हैं जिससे कि ये लगेगा कि हाँ इसके मुकाबले ये हो सकता है? क्योंकि हिसार में हमने देखा बीजेपी से सांसद जो चुने गए वो अब कांग्रेस के पाले में है, रोहतक की सीट को देखते हैं तो ये काफी हॉट नजर आ रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में आपको नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सैनी साहब अब मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में किया। हालांकि मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद पहले कह दिया था, लेकिन उसमें पार्टी में 2 राय थी कि लोकसभा चुनाव से पहले बदला जाए या बाद में। तो उन्होंने कहा कि अगर बदलना ही है तो पहले ही बदल दो, तो उन्होंने खुद पहल की। लेकिन एक बात तो है कि इस समय मनोहर लाल जी को बदलने से जो भूकंप आया भारतीय जनता पार्टी में, उसके झटके अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। तो इसका असर अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी संभल नहीं पाई अभी तक, तो इसलिए क्योंकि ना प्रदेश अध्यक्ष बन पाए, ना मंत्रिमंडल बन पाए। और देखिए, कुरुक्षेत्र की सीट है, उसका बहुत बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और करनाल भी हार्ड सीट बन गई है। करनाल भी रोहतक के बाद अगर दूसरी कोई हार्ड सीट रहेगी तो करनाल रहेगी। ये अब कांग्रेस पर निर्भर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की चुनौती देती है, किस तरह का प्रत्याशी उतारती है। देखिए, इस समय जो संकेत लग रहे हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 10 सीटें नहीं दे पा रहे हैं। सभी को है, कोई 8 दे रहा है, कोई 9 दे रहा है। तो इसका मतलब है कांग्रेस का खाता तो खुलेगा ही खुलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो 4 सीटें हैं, देखिए वो चुनौतीपूर्ण है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आभास है कि वहां मुकाबला है। देखिए, जो जाट लैंड की सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुनौती है। ब्राह्मण समाज को भी, रमेश कौशिक के भी टिकट कटने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। तो इसलिए अगर रोहतक में देखना है कि अरविंद शर्मा की टिकट पार्टी काटने की स्थिति में नहीं है, अगर वहां अरविंद शर्मा वो काटती है तो उसका जो भूकंप के झटका होगा वो करनाल में महसूस होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस के पास, तो मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर खोना है तो भारतीय जनता पार्टी को खोना है। ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है कि उसका नुकसान कम से कम हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मसला जुड़ने के लिए। हालांकि बीजेपी ने ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, उसमें से 6 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और चुनाव के ऐलान से पहले कर दी। लेकिन उन सब के बावजूद भी अभी 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आने बाकी हैं और 10 की 10 सीटें कांग्रेस के लिए पड़ी हुई हैं। इन 10 सीटों पर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, यह देखना होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ।